आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज कि जर्नल एंट्रीज को कैसे किया जाता है, जर्नल एंट्रीज के प्रिंसिपल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज की क्लास जो होगी वो विजुअलाइजर्स पे चलेगी, तो ज़रा फोकस करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम जर्नल एंट्रीज से, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड कि टॉपिक्स हमें इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहला लिखेंगे आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में हम जो पहला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस कि इवेंट क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं डुअल, DUAL, डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तीसरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, और श्योरली हम इसमें इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि इवेंट और ट्रांजैक्शंस क्या क्या होता है। मैंने आपको इवेंट और ट्रांजैक्शन बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। सर क्या अकाउंटिंग की भी प्रोसेस होती है? ऑब्वियसली अकाउंटिंग की भी एक प्रोसेस साइकिल होती है। वो प्रोसेस साइकिल कैसे स्टार्ट होती है वो देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या होता है, मान लो एक सिनेरियो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स ये थे अकाउंटेंट, किस में? XYZ लिमिटेड में मिस्टर एक्स अकाउंटेंट थे। इनका जो मेजर काम था वो ये काम था कि ये हमारे लिए क्या करते थे, अकाउंटिंग का काम करते थे। मीन्स हमारी बुक्स बनाते थे, अकाउंटिंग का काम करते थे। मीन्स क्या करते थे, ये हमारा हिसाब किताब रखते थे, ठीक। तो हुआ क्या, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से पूछा कि आप जो ये हिसाब किताब के लिए एंट्रियाँ करते हो, जो भी ये एंट्रीज करते हो अपनी बुक्स में, मान लो इन्होंने एक बुक बना रखी है अकाउंट्स की, ये अकाउंट्स की बुक बना रखी है XYZ की। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से पूछा कि आप जो इसमें एंट्रीज करते हो या जो भी लिखते हो वो किस बेसिस पे लिखते हो। तो मिस्टर एक्स ने रिप्लाई दिया मिस्टर वाई को कि वो जो मैं लिखता हूँ ना, उसके लिए मैं सबसे पहले जो चीज़ ढूंढने की कोशिश करता हूँ वो करता हूँ एविडेंस। लेटेस्ट से मेरे को कोई भी बंदा आके बता रहा है कि हमने ये खरीदा, ये बेका, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट से सेल्स मैनेजर आए, उन्होंने मिस्टर एक्स को बताया कि भाई हमने ये खरीदा है। बट मिस्टर एक्स क्या कहते हैं कि इस चीज़ का कोई एविडेंस है आपके पास? एविडेंस मतलब इसे कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट होना जरूरी है अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं। जो अकाउंटिंग साइकिल है उसको देखना, सोर्स, ठीक है। सोर्स से डेटा जाता है उठ के जर्नल में, जर्नल से डेटा उठ के जाता है लेजर में, लेजर से डेटा उठ के जाता है ट्रायल बैलेंस में, से टीवी लिख दिया है मैंने। ट्रायल बैलेंस से बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे मैंने FS लिख दिया है, ठीक है। क्लास 11th के सिलेबस में ये सारी की सारी चीज़ें हैं
कि जनरल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें क्लास 11th में आपको पढ़नी है कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो इस अकाउंटिंग साइकिल में अभी हम दो की बात कर रहे हैं, एक जो सोर्स और दूसरा जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे और सोर्स को समझते हैं होता क्या है। देखो बात चल रही है सोर्स डॉक्यूमेंट की, कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है। देखो कोई भी ऐसी स्लिप या बिल या इनवॉइस या चेक या पे इन स्लिप, डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट, डेबिट और क्रेडिट नोट, इनमें से कोई भी चीज़ जो प्रॉपरली क्या है ऑथराइज्ड है, क्या है ऑथोराइज्ड है, वो हमारे लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स का काम करेगी, जो कि हम कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए एक एविडेंस हो गई है, जिससे हम इस डेटा को हम अंदर कर सकते हैं, इसमें बुक्स में एंट्री कर सकते हैं। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इसका रेलेवेंस हम इग्नोर कर दें तो फिर मिस्टर एक्स फ्रॉड नहीं करने लग जाएंगे। लेटस से मिस्टर एक्स भाई बैंक देखते थे, भाई मिस्टर एक्स अकाउंटेंट है तो बैंक भी देखते होंगे, बैंक में पड़े थे कितने 5 लाख रुपए। मिस्टर एक्स ने कहा यहाँ देखने वाला कौन है, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, एविडेंस मांगते नहीं है, एक काम करता हूँ 20,000 रुपये मैं निकाल लेता हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, 4,80,000 रुपये का यहाँ बैंक बचा रह जाएगा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एविडेंस तो कोई मांगता ही नहीं है, एविडेंस का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिस्टर एक्स फ्रॉड कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि मिस्टर एक्स फ्रॉड कर सकते हैं। मान लो बड़ी बड़ी एंटिटीज़ में तो कितने सारे मैनेजर, कितने सारे एम्प्लॉयज़, कितने सारे मतलब बंदे एम्प्लॉयज़ काम पे लगे होते हैं, तो उसमें तो कितने ज़्यादा फ्रॉड हो जाएंगे अगर इफ़ वी विल नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस, अगर हमारी जो एंट्रीज है वो एविडेंस पे बेस्ड ना हो, जो कि प्रॉपरली ऑथराइज है, तो फ्रॉड कितने मेजर्स लेवल्स पे होना शुरू करेंगे। तो ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि क्यों ज़रूरी है। और सोर्स डॉक्यूमेंट से डेटा हमारा कहाँ जाता है, जर्नल में। कहाँ जाता है, जर्नल में। देखो जर्नल को, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, थोड़ा सा तो समझना। जर्नल को हमने 8 टाइप्स में बांटा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर ट्रांजैक्शंस कुछ ज़्यादा नहीं होती, वो तो क्या कर लेते हैं कि जर्नल में ही अपना काम कर लेते हैं, सिर्फ जर्नल में। बट होता क्या है, अब मान लो कि आप अकाउंटेंट बने और आप एक MNC मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने चले गए, तो वहाँ क्या होगा, आपको बहुत सी ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर क्या होता है, इसको हमने डिवाइड करा हुआ है 8 टाइप्स में। 8 टाइप्स पता है कौन कौन से हैं, कैश बुक, सेल्स बुक्स, परचेज बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जनरल प्रॉपर। और क्या है लास्ट वाला, जनरल प्रॉपर। तो अभी हम जनरल की बातें कर रहे हैं, जो बाकी 7 रिमेनिंग जो बुक्स हैं उसको हम अभी क्या कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ हम उसे इग्नोर कर रहे हैं और अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, अपने जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इससे पता है क्या कहा जाता है, मतलब इससे ये भी कहा जाता है कि जो इनिशियल ट्रांजेक्शन कोई भी होगी ना, वो जनरल में रिकॉर्ड होगी, फिर उसके बाद जाएगी लेजर में, लेजर के बाद बनेंगे ट्रायल बैलेंस, कंपाइल होंगे, कंपाइल होने के बाद क्या बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो भी ऑडिट होती है वो आगे। आपको कहाँ तक पढ़ना है, क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। हम धीरे धीरे एकदम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है कि इवेंट और ट्रांजैक्शन, कि भाई इवेंट क्या चीज़ है और ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है। ध्यान से देखना, इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन। देखो मैं धीरे धीरे इसमें शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगा। अभी आपको सिर्फ वीडियो पे ध्यान देना है, क्लास पे ध्यान देना है, क्योंकि इन सब की जो PDF बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बाद में भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हैं।
इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन। देखो ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन के लिए दो कंडीशन हमेशा याद रखना। कौन कौन सी दो कंडीशन? पहली इकोनॉमिकल, सेकंड इफेक्ट अपॉन CLA। क्या मतलब है इसका? देखो इकोनॉमिकल का तो साफ मतलब है मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी का मतलब पता है क्या होता है? विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो चीज़ जिससे हम मनी की टर्म्स में नाप सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। और इफेक्ट अपॉन कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। किस पे इफेक्ट होगा? कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स। इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। इससे पहले एक इवेंट देख लो कि इवेंट क्या होता है। इवेंट को कहते हैं रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और बिजनेस सेंस में बता रहा हूँ many circumstances which affect organization मतलब कंपनी, organization but cannot be रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप उसको। मतलब क्या हुआ? इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क होता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहली, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मींस मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। सेकंड, वो उसका इफेक्ट किन तीन चीज़ों पे आएगा? कैपिटल, लायबिलिटीज़ या फिर एसेट्स पे। ठीक है, आप अकाउंटिंग इक्वेशन में इतने सारे कॉन्सेप्ट करके आए हो कि मान लो आपने इसमें एग्जांपल देखा कि आपने पेड करा है रेंट, पेड रेंट ₹5000, आप देख के आए थे ना। अब इसका इफेक्ट देखो, सबसे पहले देखो क्या ये ट्रांजैक्शन है? तो मैं कह रहा हूँ हाँ है। क्यों? देखो एक तो ये इकोनॉमिकल है, 5000 रुपये हम मनी के टर्म्स में तो नाप सकते ही हैं, बिकॉज रेंट को मनी के टर्म्स में भी बताया गया। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल है। दूसरी कंडीशन है हमारी इफेक्ट अपॉन करंट कैपिटल, लायबिलिटीज़ या फिर एसेट्स, या फिर कैपिटल पे हो या लायबिलिटी पे हो या एसेट्स पे हो। अब ध्यान से देखना, अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो 5000 रुपये आपको कैश से कम करने पड़ेंगे, और कैश किसका पार्ट है? एसेट्स का। तो मीन्स जो ये आपने सिनेरियो बनाई है, जो सर्कमस्टेंसेस लिखे हैं, तो इसमें तो आपकी दोनों ट्रांजैक्शन, दोनों स्टेटमेंट, आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसे आप क्या कहोगे? ट्रांजैक्शन। इसे आप क्या कहोगे? ट्रांजैक्शंस। ठीक है। और इवेंट क्या होगा? ये तो या तो रिजल्ट होता है ट्रांजैक्शन का, भाई रिजल्ट है, भाई ट्रांजैक्शन करी है आपने, उसका कोई रिजल्ट निकल के आया है, तो उसे आप इवेंट कह सकते हो। और दूसरा क्या लिखा हुआ है हमने? मैनी सर्कमस्टांसेस विच इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर विच इफेक्ट कंपनी बट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन जनरल। ऐसा लिख लेना, बट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन जनरल। मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका एग्जाम्पल तो दे लिया मैंने आपको। इवेंट देखो हुआ क्या, एक इवेंट ये देखना, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शन, पहले इसका देख लो, या फिर रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? मान लो मिस्टर राम ने 10,000 रुपये के गुड्स को सेल करा 12,000 में। कितने में? 12,000 में। तो आपको पता चल रहा है कि 2,000 रुपये क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हुआ क्या? देखो ये दोनों तो ट्रांजैक्शन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मनी की टर्म्स में भी है और इन तीनों चीज़ों में से, यानी कि कैपिटल, लायबिलिटीज़ और एसेट्स में तीनों चीज़ें इफेक्ट हो रही है इन दोनों चीज़ों में। और 2,000 रुपये जो आपका प्रॉफिट है वो इन दोनों ट्रांजैक्शन का क्या है? रिजल्ट है। वो इन दोनों ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है, जो कि अपने आप रिकॉर्ड हो चुका होगा, इन दोनों ट्रांजैक्शन की वजह से अपने आप रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो पहले तो इस तरीके के इवेंट होते हैं। और दूसरा क्या होता है? मैनी सर्कमस्टांसेस विच अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बट कैन नॉट बी रिकॉर्ड। इसका एग्जांपल देखो, मान लो मिस्टर वाई हमारी कंपनी में सीए थे, क्या थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट थे।
कितने सालों से? 40 सालों से। 40 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस सर्विस। भाई इन्होंने 40 साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत करी है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा नाम, अच्छा काम करके दिया है। और आज इनकी किस चीज़ का समय आ गया है? रिटायरमेंट का। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मिस्टर वाई आज के दिन रिटायर हो रहे हैं तो दैट मीन्स ना कि कंपनी का देखो कितना बड़ा रिसोर्स, एम्प्लॉय से बड़ा रिसोर्स कुछ नहीं होता। ये आपका एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, क्लास 11th में वो आप पढ़ोगे। एम्प्लॉय से बड़ा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कंपनी के पास कोई भी रिसोर्स नहीं होता, ये छोड़ के जा रहे हैं। बट ये एक इवेंट होगा, क्यों भाई? लॉस है, कंपनी का लॉस हो रहा है। बट पहला तो हम इसे मनी आइटम्स में, इकोनॉमिकल आइटम्स में नाप ही नहीं सकते, पहला। और दूसरा, इन तीनों चीज़ों पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही, बट ये एक तरीके से इवेंट भी तो है ही, तो ठीक है। अब इवेंट और ट्रांजैक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको बुक की शुरुआत में ही बताया गया था, बट एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते जाऊंगा, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। तो इवेंट और ट्रांजैक्शन का मतलब बताने का पता है यहाँ पर जो फ़ायदा था वो ये था, वो फ़ायदा ये था कि इन जनरल we record only transactions। भाई हम इसमें ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन जनरल हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? अपनी बुक्स में। किसको रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस को। अब ट्रांजैक्शन का आपको मतलब भी पता चल गया, डेफिनेशन भी मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दी। बट डोंट वरी, क्वेश्चन कई बार पेपर में ये आ जाता है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में फ़र्क क्या है, या फिर इन दोनों की डेफिनेशन बताओ। बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको स्पेशली ये बता दिया जाए कि भाई आपको इसमें से छांटना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन है और कौन सी इवेंट है। ऐसे क्वेश्चन आज तक नहीं देखे गए हैं। बहुत पहले आया करते थे कि ट्रांजैक्शन और इवेंट इसमें से कौन कौन से हैं बताओ, तो वो भी अगर आते हैं तो नो प्रॉब्लम, मैंने आपको बता दिया है बाइफरगेट करके, डिफ्रेंशिएट करके कि क्या फ़र्क है उन दोनों में। तो वो दोनों आप उसमें आराम से कर लोगे, ठीक है। अब जो तीसरी टर्मिनोलॉजी पढ़ानी है मेरे को जर्नल एंट्रीज पढ़ाने के लिए, मैंने आपको इवेंट पढ़ा दिया, मैंने आपको ट्रांजैक्शन पढ़ा दिया। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो अब आपको यहाँ से सीखनी है, ठीक है। सबसे पहले अब मैं टॉपिक का नाम चेंज कर रहा हूँ और इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या देखना, टॉपिक का नाम आ रहा है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। देखो, जिसने इस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को समझ लिया उसने क्या कर लिया, पूरा का पूरा जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ लिया। वो एकदम एक्सपर्ट हो गया है अकाउंट्स का एग्ज़ाम पास करने के लिए, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। और प्लस पॉइंट ये है कि इस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंट्स में, अगर आप कॉमर्स, देखो आप कॉमर्स स्टूडेंट है तब आपने अकाउंट्स ली है और आपका फोकस है कि भाई आपको अकाउंट्स के फील्ड में बहुत डीप तक जाना है, लाइक आपको ग्रेजुएशन करनी है, आपको मास्टर्स करनी है, आपको सीए का कोर्स करना है, आपको सीएस का कोर्स करना है, तो आप किसी भी अकाउंट्स की क्लास को, किसी भी टीचर की क्लास को या फिर किसी भी टॉपिक को, ये तीनों बातें सुन लो, किसी भी क्लास को, किसी भी टॉपिक को और किसी भी टीचर को इग्नोर मत करना, बिकॉज वो हर क्लास में एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जो कॉमर्स में पूरा लाइफ लॉन्ग काम आएगा। मैथमेटिक्स में कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम 10th में पढ़ाते हैं बट उनका कोई रेलेवेंस नहीं होता 11th-12th में, 11th में पढ़ाते हैं वो आगे काम नहीं आते। बट कॉमर्स में ईच एंड एवरी टॉपिक बिलोंग्स टू योर कॉमर्स करियर, वो कभी भी पूछ सकते हैं। जैसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ना आपके सीएस में काम नहीं आता, आप ये कहोगे कि सीएस में काम आता है, उसमें तो आता ही आता है। प्लस कल को आप किसी के वहाँ जॉब कर रहे हैं तो उसमें तो काम आएगा ही ना, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको जर्नल एंट्री करनी है। अगर आप अकाउंटेंट बनते हैं तो आपको ये चीज़ तो आनी ही चाहिए, ठीक है। सिंपल देखो, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, उसे कहते हैं अकाउंट्स, कि अकाउंट क्या होती है। तो आप इसमें देखोगे अकाउंट क्या होती है, ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर
ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर रिकॉर्डेड इन टी शेप फॉर्मेट। मैंने क्या लिखा, अकाउंट क्या होती है, अकाउंट्स क्या चीज़ होती है कि जो अकाउंट्स बनते हैं, देखो कॉमर्स इसमें क्या होता है, अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में पहले आप सोर्स डॉक्यूमेंट करते हो, फिर आप जर्नल एंट्रीज करते हो और जर्नल एंट्रीज के बाद आप चीज़ बनाते हो एक लेजर्स। जिस लेजर्स में आपको ज़्यादा डीप में नहीं समझना, बस मैं आप एक फ्लो, एक कनेक्टिविटी, एक चेन बना के दे रहा हूँ, तो उस चेन को आप ध्यान से समझना कि आप क्या करते हो, जर्नल के बाद आप जाते हो लेजर में। तो जो लेजर में ना आप अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट बनाते हो। तो उसी अकाउंट का मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया, ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर रिकॉर्डेड का मतलब बढ़ रही है, घट रही है, कुछ भी हो रही है, वो आप एक टी शेप के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हो। ये क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं? मैंने कहा नहीं, अगर आज ही मैंने डिस्कस कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो आज तो हम ये रेलेवेंस नहीं है कि करें, बट मुझे आपको बस इसकी डेफिनेशन बतानी थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। देखो विजुअलाइजर पे आज मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत चीज़ें लिखनी है, और मुझे लगता है कि ये बेसिक फंडा है कि आपको ऐसा फील आएगा कि आप सब एकदम डीपली इसमें देख रहे हैं, इसीलिए मैं विजुअलाइजर पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। होगा क्या, अकाउंट्स को मैं डिवाइड करता हूँ दो पार्ट में। अकाउंट्स कितने पार्ट में डिवाइड करता हूँ? दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज पर्सनल, पहला कौन सा है? पर्सनल। एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल। पहला क्या है? पर्सनल, एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल। पर्सनल की कोई कैटेगरी नहीं होती, बट इम्पर्सनल की दो कैटेगरी निकल के आती है। फर्स्ट वन इज रियल एंड थर्ड वन इज, देखो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, इसीलिए कह रहा था मैं नॉमिनल। नॉमिनल वो सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब इन तीनों के मतलब समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कराई हैं, उन ट्रांजैक्शंस को अब हम क्या करेंगे, इन तीन अकाउंट्स में बांट देंगे। इन तीन के अलावा कोई भी चौथा अकाउंट आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो पर्सनल होगा, या रियल होगा, या नॉमिनल होगा। सर ये बात एकदम सच है, और किस लेवल तक सच है? ये एकदम हर लेवल पे सच है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लो अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग के लिए, वो या तो पर्सनल अकाउंट में जाएगी, या रियल में जाएगी, या नॉमिनल में जाएगी। इन तीनों के अलावा कोई अकाउंट ही नहीं होती, इसीलिए तो इसे कहा गया है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। छोटा नाम थोड़ी है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहा गया है। समझो तो सही बात को। तो है क्या, पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं, ध्यान से देखना। और इंडिविजुअल्स, देखो ये साथ साथ मैं लिख नहीं रहे, तो इस नोट्स को सेव कर लेना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि इसमें मैं शॉर्ट नोट्स लिखा रहा हूँ छोटे छोटे। ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, फर्म एंड बैंक अकाउंट, ये सारे आते हैं पर्सनल अकाउंट में। अगर मैं इसे एक और लैंग्वेज में कहूँ, ऑल अकाउंट्स को हम पता है क्या लिखते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम अकाउंट को A/C, ऑल अकाउंट्स विच बिलोंग्स टू पर्टिकुलर नेम, पर्सन, इंस्टीट्यूशन, नेम, पर्सन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, फर्म, किसी भी को बिलोंग करती है, बट पर्टिकुलर नेम होगा, पर्सन होगा, या इंस्टीट्यूशन का होगा, उसे हम किसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल्स हो जाएं, तो एग्जांपल्स सुनते हैं। पर्सनल अकाउंट का सबसे बड़ा एग्जांपल देखो मैं आपको दे रहा हूँ बैंक का। कोई भी बैंक अकाउंट है वो किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, बिकॉज पर्सनल अकाउंट किसी एक आदमी का ही होगा या फिर एक इंडिविजुअल्स का होगा। हाँ, पर्सनल अकाउंट जॉइंट भी होते हैं, बट पर्टिकुलरली वो उन्हीं का होगा, तो वो किस में जाता है, पर्सनल अकाउंट में। बैंक अकाउंट। सेकंड वन इज
कोई भी किसी भी बंदे का नाम है, लाइक मोहन अकाउंट, ठीक है, देखो प्रकाश कॉमर्स क्लासेस अकाउंट, रजत अकाउंट, निर्मल अकाउंट, ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं इन सब का नाम, इन सब का अकाउंट किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई क्रेडिटर है मिस्टर एक्स, जिन्होंने हमें 10,000 रुपये का सामान उधार दे रखा है, तो मिस्टर एक्स क्या होंगे? मेरे क्रेडिटर होंगे, और कौन से अकाउंट में जाएंगे? वो पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। किस में जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं रियल अकाउंट में। देखो रियल अकाउंट के लिए 2 कंडीशन बोली गई है, बट मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं वो सब रियल अकाउंट में आती हैं। जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं वो सब रियल अकाउंट में आती हैं। और कहा क्या गया है? देखो, या तो वो पहला कहा गया है कि वैल्यू होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे आप कहते हो इकोनॉमिकल आइटम होना चाहिए, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, एंड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी एंड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी एंड दूसरा क्या बोला गया है? एंड क्या कहते हैं, इस क्या होनी चाहिए? एसेट्स होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, और दूसरा हमें क्या बोला गया है? एसेट्स होनी चाहिए। दूसरा आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला गया है? सिंपल, नॉमिनल अकाउंट में हमें बोला गया है कि नॉमिनल अकाउंट में हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं और हमारी सब इनकम आती है। एग्जाम्पल्स में इनके पीछे करा रहा हूँ आपको, बिकॉज यहाँ जगह नहीं बची है, विजुअलाइजर पे इतना शो नहीं होगा नीचे तक। तो रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती है, नॉमिनल में सारे हमारे एक्सपेंस आते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। कौन से 2 अकाउंट बता दिए हमने? कौन से 2 अकाउंट करा दिए मैंने आपको? एक मैंने आपको कराया रियल और दूसरा मैंने आपको कराया नॉमिनल। तो सिंपल है, रियल अकाउंट में आती हैं सारी एसेट्स। क्या आती है रियल अकाउंट में? सारी के सारी एसेट्स। और नॉमिनल अकाउंट में आते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस और सारे के सारे इनकम। किस में आती है वो सब? नॉमिनल में। अब एक बार ध्यान से देखना, अगर एक्सपेंस इसमें आ रहे हैं तो लॉस भी इसी में आएंगे, और इनकम इसमें आ रही है तो प्रॉफिट भी इसी में आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मान लो, अब इसकी एग्जांपल देने की आपको ज़रूरत है, ऑब्वियसली नहीं, बट फिर भी मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सब इसके एग्जांपल बनेंगे। कैश अकाउंट, भाई एसेट्स क्या होती है? बताया था ना, जो भी चीज़ हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है वो हमारी एसेट्स हो जाएगी। और मशीन अकाउंट, डेटर अकाउंट, सारी चीज़ें किस में आएगी? हमारी एसेट्स में आएगी। अब नॉमिनल अकाउंट के अगर हम एग्जांपल देखें तो नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के होते हैं भाई आपका जितना भी खर्चा, लाइक रेंट पेड ऑब्लिक या तो रिसीव्ड, ये किस में जाएगा आपका? नॉमिनल में। कमीशन पेड और रिसीव्ड, सैलरी पेड और रिसीव्ड, ये किस में जाएगा आपका? किस में जाएगा? ये सारा का सारा आपका नॉमिनल अकाउंट में। अब एक और बात ध्यान से सुनना, आप बिजनेस में एक चीज़ ज़रूर करोगे, वो कहते हैं हम सेल, और सेल को कहा जाता है रिवेन्यू। अकाउंट्स में सेल को कहते हैं रिवेन्यू, ठीक है। सेल से जो रिवेन्यू आता है वो आपको क्या देगा? आपकी इनकम ही बनेगा ना। तो सेल भी किसका अकाउंट बनेगा? हमारा नॉमिनल अकाउंट बनेगा, आपका इसी में जाएगा, किस में? नॉमिनल में। सेल या रिवेन्यू जो भी है वो आपका किस में जाएगा? नॉमिनल में। प्रॉफिट हुआ है 2000 का, किस में जाएगा? ऑब्वियसली नॉमिनल में जाएगा, ठीक है। कुछ और हम चलो करते हैं। मान लो हमने रेंट पे करा है 20,000 रुपये का, सुनो, रेंट पे करा हमने 20,000 रुपये का, तो वो 20,000 रुपये क्या हुआ? रेंट पे करा है आपने, क्या हो गया भाई? खर्चा हो गया, तो वो हमने रेंट में डाल दिया, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। पहले एक वो कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इन तीनों के, यानी कि जो ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये जो 3 मैंने आपको अकाउंट्स बताए हैं, इन तीनों अकाउंट्स के 3 रूल हैं, यानी कि पर्सनल का अलग है, रियल का अलग है और नॉमिनल का अलग रूल है। वो 3 रूल पढ़ेंगे और उन 2 कॉन्सेप्ट के बाद हम अपनी जर्नल एंट्रीज की
शुरुआत करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको आराम से समझ आ गया होगा। अब ये 2 कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, फिर आप जर्नल एंट्रीज के मास्टर बन जाएंगे, मास्टर। ठीक है, ठीक है। तो अब जो मुझे कॉन्सेप्ट कराना है, देखो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया था कि मुझे क्या क्या कराना है, इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, और फिर जर्नल एंट्रीज करनी है। तो 2 कॉन्सेप्ट तो हमारे हो चुके हैं। गोल्डन रूल अभी बताने हैं। ये गोल्डन रूल के कॉन्सेप्ट हैं कि ये गोल्डन रूल के एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पार्ट हैं ये। अभी गोल्डन रूल चलेगा हमारा। तो गोल्डन रूल बताने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी, डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ये डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये एक हमारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, जिसे हमें पढ़ना है। क्या है? डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। नाम सुन लो पहले। डुअल का मतलब होता है 2, और एस्पेक्ट्स की हिंदी होती है पहलू। ठीक है, सिंपल है। डुअल का मतलब क्या होता है? 2। इतना पता है ना आप लोगों को, डुअल का मतलब 2। डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। क्या है ये आपका? ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। देखो हम एक क्लास करेंगे जिसमें ना हम क्या करेंगे, इन सब क्लासेस के बाद हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कंपाइल करेंगे बुक के साथ, कि भाई देखो ये मैंने आपको तब पढ़ाया था, ये मैंने आपको तब पढ़ाया था। ऐसे कर करके हम कंपाइल करेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा ये सुन सुन के कि भाई हमारा थ्योरेटिकल पार्ट भी पूरा का पूरा कवर हो गया प्रैक्टिकल के साथ। तो अभी आप समझ लो फिलहाल के लिए कि डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आपका एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो कि कहता है, जो क्या कहता है, नोट देख लो। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन every business transaction has 2 effects। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करोगे उसके कितने इफेक्ट होंगे? 2। देखो इसका एक एग्जांपल देख लो। मान लो आपने ₹5000 से आपने क्या खरीदा? गुड्स खरीदे, और गुड्स को क्या कहते हैं? स्टॉक ना। स्टॉक खरीद लिया आपने ₹5000 के। तो सिंपल मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बताया था कि ₹5000 खरीदने का मतलब तो ये हो गया भाई कि कैश से आपके ₹5000 कम हो गए। क्या हो गया? कैश से आपके ₹5000 कम हो गए। और दूसरा क्या हुआ? स्टॉक में आपके ₹5000 से स्टॉक बढ़ गया। यही बताया ना मैंने आपको कि हुआ क्या कि भाई आपने अगर ₹5000 के स्टॉक खरीदे हैं तो ₹5000 का आपको तो क्या हुआ, एक तो कैश कम हो गया और दूसरा 5000 के आपके क्या हो गए? स्टॉक बढ़ गया। अब आप मेरे को सिंपल बताओ, ट्रांजैक्शन कितनी थी? 1 ट्रांजैक्शन 1 थी। ठीक है, उसके इफेक्ट कितने निकले? 2। एक ये रहा, दूसरा ये रहा। भाई ट्रांजैक्शन तो 1 थी कि भाई हमने ₹5000 के कैश गुड्स खरीद लिए। ठीक है, स्टॉक खरीद लिया हमने। एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट निकले? 2। अकाउंटिंग इक्वेशन में ध्यान से सुनिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होंगी जिसके 2 इफेक्ट ना हुए हों। क्यों? वो ध्यान से देखो। आपको मैंने पढ़ाया एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये पढ़ाया था मैंने आपको। और मैं आप इन दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए क्या कर रहा था? या तो यहीं 2 बार इफेक्ट दिखा रहा था किसी ट्रांजैक्शन का, या एक बार इफेक्ट इधर और एक बार इधर दिखा रहा था, या फिर क्या कर रहा था? दोनों बार इधर ही दिखा रहा था। ऐसा ही कर रहा था मैं कुछ अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में, मैं ऐसा ही कर रहा था कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी दिखाने के लिए या तो एसेट्स में ही दोनों इफेक्ट दिखा रहा था, जैसे कि ये वाली ट्रांजैक्शन, या फिर एक एसेट में एक कैपिटल में, या फिर एक एसेट्स में या एक लायबिलिटी में, या फिर एक कैपिटल में एक लायबिलिटी में, या फिर दोनों कैपिटल में। ऐसे कर रहा था मैं ट्रांजैक्शन। तो हुआ क्या, आपने उसके बीच प्रैक्टिकल करते करते एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल पढ़ लिया जिसे कहा जाता है डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। कि भाई अकाउंटिंग के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, कि भाई एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन में
आपने जो दो इफेक्ट पढ़े हैं ना, वो जो टू इफेक्ट्स पढ़े हैं वो आपने पढ़े हैं प्लस माइनस या फिर प्लस प्लस। आपने कुछ ऐसे पढ़े होंगे अभी तक कि भाई स्टॉक प्लस कर दो तो कैश माइनस कर दो, कैपिटल प्लस कर रहे हो तो फिर भाई कैश प्लस कर दो, ऐसे पढ़े होंगे आपने। या फिर दो माइनस माइनस पढ़े होंगे, ऐसे पढ़े होंगे आपने कि भाई आप अगर कैश कम कर रहे हो, ड्राइंग्स कर रहे हो तो कैपिटल कम कर दो, कैश कम कर दो, ऐसे पढ़ा है आपने। बट डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पता है क्या कहता है कि जो आपकी अकाउंटिंग होती है, जो आपकी अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग प्लस माइनस पे बेस्ड ना होकर किन दो चीज़ों पे बेस्ड होती है पता है? डेबिट क्रेडिट। भैया ये क्या मतलब हुआ कि मतलब जो डेबिट है उसको प्लस करना है, जो क्रेडिट है उसको माइनस करना है? ध्यान से देखना, नहीं बेटा, ये एक एजम्पशंस बना लेते हैं इनिशियल स्टेजेस में। जो आप जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, एक एजम्पशन बना लेते हैं कि डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। नहीं, इसी एजम्पशन को दूर करने के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बना है। इन्हीं एजम्पशन को, इसी गलत एजम्पशन को दूर करने के लिए आपके अकाउंटेंट्स ने, जो आपके पुराने अकाउंटेंट्स थे, उन्होंने तीन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बना दिए हैं कि भाई नॉमिनल के लिए क्या है, रियल के लिए क्या है और पर्सनल के लिए क्या है, ताकि बच्चे ऐसे ना सोचने लग जाए कि डेबिट का मतलब प्लस था, क्रेडिट का मतलब माइनस था। नहीं, ये नहीं था, सिंपल है। अकाउंटिंग इक्वेशन से उन्होंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई, अब आपको वो बेसिक्स तो क्लियर कर दिया, अब आपको वो प्रोफेशनल बना रहे हैं अकाउंटिंग सिखा के। ठीक है, अब सिंपल आप देखो कि वो तीन रूल क्या हैं। डेबिट क्रेडिट तो हम समझ ही लेंगे। तो सबसे पहला रूल पर्सनल के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए, दूसरा रूल रियल अकाउंट के लिए, तीसरा रूल नॉमिनल अकाउंट के लिए। भैया एक काम करो, इनके ब्रैकेट में ना आप कुछ ऐसी चीज़ लिख दो लाइक नेम, कि भाई किसी आदमी का नाम होगा या किसी कंपनी का नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट। रियल के लिए आप लिख दो एसेट्स, ठीक है, और नॉमिनल के लिए आप क्या लिख दो, एक्सपेंस ऑब्लिक इनकम, एक्सपेंस ऑब्लिक इनकम। ठीक है, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। तीनों के रूल देखना। पर्सनल अकाउंट का एक रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये इसका रूल होता है। इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑब्लिक लॉसेस, जहां एक्सपेंस होंगे लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम ऑब्लिक गेन्स। गेन्स को हम प्रॉफिट भी कह लो, कुछ भी कह लो। भाई ध्यान से सुनना, मैंने तीनों अकाउंट के आगे अब तीनों गोल्डन रूल लिख दिए हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के लिए, और नॉमिनल अकाउंट के लिए लिख दिया मैंने डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज देखो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में आप जितना टाइम लगाओगे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स यानी कि जर्नल एंट्री करने में, उतना ही कम टाइम लगने वाला है हम लोगों का। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। देखो है क्या, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किस पे हुए हैं? नाम पे बेस्ड होता है। रियल अकाउंट एसेट्स पे, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम पे। इसी चीज़ों को यहाँ पर एक सिंपल भाषा में, थोड़ी अकाउंट्स की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ऑब्वियसली सिंपल भाषा तो नहीं है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का मतलब समझो। आपको प्लस माइनस की थ्योरी मना कर दी है कि भाई ये मत लगाना, इसके लिए हमने आपको तीन रूल दिए हैं।
ठीक है, कि भाई डेबिट का मतलब प्लस नहीं होता और क्रेडिट का मतलब माइनस नहीं होता, नहीं होता वो। तो इसका उल्टा भी नहीं होता, कहीं सोचो कि इसका मतलब माइनस इसका मतलब प्लस, नहीं, वो भी गलत है। ठीक है, कुछ भी प्लस हो सकता है, कुछ भी माइनस हो सकता है इस रूल पे बेस्ड होकर। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने कहा कि नाम होते हैं और इन्होंने लिख दिया डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट मतलब आपको डेबिट करना है जो किसी चीज को रिसीव कर रहा है, आपको उसको क्या करना है, डेबिट करना है। बट शर्त क्या है, वो पर्सनल अकाउंट का बंदा होना चाहिए। ये नहीं कि रियल वालों, मान लो आप कैश का है, कैश अकाउंट किस में आता है, रियल में आता है, और आप कैश पे ये वाला रूल लगा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, और जो गिवर है मतलब जो दे रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है आपको। ठीक है, जो दे रहा है उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, गिवर यानी कि देना, तो उसको आपको क्रेडिट करना है, और जो ले रहा है रिसीवर है उसको आपको डेबिट करना है। रियल एसेट, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। लेट अस से श्याम को हमने 5,000 रुपये दिए, मतलब ₹5,000 पेड टू श्याम। तो श्याम को हमने पेड करे हैं, तो श्याम क्या है, श्याम पैसे को रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है, श्याम पैसे को रिसीव कर रहा है, तो ही इज द रिसीवर इन अवर केस, मिस्टर श्याम इज रिसीवर। तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, मिस्टर श्याम अकाउंट डेबिट। भाई उसके नाम के आगे अकाउंट लगा दो और डेबिट लगा दो। ठीक, डेबिट क्यों लगाया भैया, हमें समझ बिल्कुल नहीं आया क्यों। देखो, मिस्टर श्याम को हमने 5,000 रुपये पे करे, और श्याम तो एक पर्सनल अकाउंट का नाम है, बिकॉज वो नेम आ रहा है उसमें, तो उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो अब हम दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि मिस्टर श्याम ने कि क्या चीजें ले रहा है या दे रहा है। तो हमने कहा कि मिस्टर श्याम को हम 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो मिस्टर श्याम ऑब्वियसली रिसीव कर रहा है, ही इज द रिसीवर इन दिस केस। तो मिस्टर श्याम क्या होंगे, डेबिट होंगे। ठीक है, अब क्रेडिट क्या होगा, उसका भी एग्जांपल देखो। हुआ क्या, मिस्टर श्याम हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो मिस्टर श्याम अब क्या कर रहे हैं, गिवर हैं, वो हमें दे रहे हैं। अभी पहले वाले केस में हम थे गिवर, तो मिस्टर श्याम क्या है, इसमें गिवर है। तो मिस्टर श्याम को पता है आप क्या कर दोगे, क्रेडिट, की मिस्टर श्याम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का एक रूल होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि डेबिट को कैसे करते हैं, क्रेडिट को कैसे करते हैं, बट फिलहाल आप इसी पे रहिए। ठीक है, आगे उस कॉन्सेप्ट में मत जाइए। रियल अकाउंट में लिखा हुआ है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और रियल अकाउंट में क्या आती है, सारी की सारी एसेट्स आती हैं। अब मान लो कह रहा है कि जो भी चीज़ आ रही है, मीन्स जो भी, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट अस से एक कंपनी है, ये रही हमारी कंपनी। इस कंपनी में अगर कोई एसेट्स आ रही है ना, कोई एसेट्स आ रही है तो डेबिट कर देना। अच्छा जी, और कोई एसेट्स अगर बाहर जा रही है तो उसे क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। देखो यही लिखा हुआ है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। अगर कोई एसेट्स है जो अंदर आ रही है रियल अकाउंट में तो उसे आप डेबिट कर देना, बट अगर कोई एसेट्स बाहर जा रही है ना तो उसे क्रेडिट भी कर देना। ठीक है, सिंपल है कि अगर कोई एसेट्स बाहर जा रही है तो उसे क्रेडिट कर देना। लेटेस्ट से आपने मशीन को खरीदा, तो मशीन अब यहाँ से आ रही होगी भैया अंदर इंस्टॉल होने के लिए, तो आप क्या करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट। बट मान लो आप मशीन तो खराब निकली और आपने क्या करा, मशीन को बेच दिया, और मशीन तो यहाँ से वापस जा रही थी, तो आपने क्या करा, मशीन अकाउंट क्रेडिट। अगेन मैं कह रहा हूँ इसको याद मत कर लेना, मशीन अकाउंट डेबिट क्रेडिट की भाई यही रूल लगाएंगे हर जगह, कॉन्सेप्ट्स को समझना। ठीक है, तीसरा आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या भैया, जिसके लिए बिजनेस होता है, बिजनेस किसके लिए होता है, इनकम और खर्चे के लिए। देखो खर्चा करोगे तो इनकम होगा, और खर्चा करोगे तो भाई प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वही उसी से होगा। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंस और इनकम। तो इसमें क्या बोला हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। भाई अगर आप ये थ्योरी लगा रहे हो कि डेबिट का मतलब प्लस है, तो आप खर्चे को जोड़ दोगे कि खर्चा हुआ है और मैं पैसों में जोड़ दूं, भाई मेरे 10,000 के खर्चे हो गए, जोड़ दो जी अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से। इसीलिए तो मैंने उसको लिख के काटा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो आपको क्या करना है, मान लो 5,000 रुपये का आपने रेंट पेड करा, रेंट किसको पे करा आपने, लैंडलॉर्ड को, ₹5,000 पेड टू लैंडलॉर्ड। तो रेंट क्या है हमारा, रेंट क्या है हमारा, खर्चा है, एक्सपेंस है, और क्या करना पड़ेगा उसे हमें, डेबिट। क्यों, वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। जो भी आपको चीज मिलेगी उसके आगे आप अकाउंट का नाम लगा देना, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है,
मान लो 10,000 रुपये हमें पे करे हैं किसी ने कमीशन, हमें क्या करिए, किसी ने 10,000 कमीशन पे करी है, तो वो हमारी क्या बनती है, इनकम, या फिर हमारा गेन बनता है भाई, वो या तो इनकम है या गेन है, तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट। तो आप उसे क्या लिख दोगे, कुछ मतलब आप क्या लिखोगे, टू क्या कहते हैं, हाँ, कमीशन क्रेडिट। क्या हो गई, कमीशन हमारी क्रेडिट हो गई। ठीक है, देखो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको डिटेल में विद एग्जांपल्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब सिंपल जो भाषा आती है वो भाषा आती है इस चीज़ की कि अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ क्या बढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ द राइट टाइम। अब हमने सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, हमने प्रिंसिपल पढ़ लिए, हमने गोल्डन रूल पढ़ लिए, तो अब किस बात की देरी है, अब हम किस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि भाई जर्नल एंट्री कराओ। जिसके लिए आप बच्चों ने ये पूरी वीडियो देखी, इतनी मेहनत करी, तो उसके लिए अब वो दिन आ ही गया कि मैं आपको जर्नल एंट्री करवाने जा रहा हूँ कि जर्नल एंट्री करते कैसे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट भी बता रहा हूँ, पहले फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट क्या होता है, आप ऐसे लिखते हो डेट, आप लिखते हो पर्टिकुलर्स, आप लिखते हो LF मतलब लेजर फॉलियो, अभी डिटेल में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेबिट क्रेडिट, और ऑब्वियसली यहाँ पर आप लिखते हो अमाउंट कि भाई रुपीज़ में है, इंडियन रुपीज़ में है, क्या है, डेट जो भी आपकी हो जाएगी। पर्टिकुलर्स मैं लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, इसी की तो मशक्क़त है। यहाँ जो अमाउंट डेबिट हुआ है, यहाँ क्रेडिट हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो डुअल एस्पेक्ट्स आप पढ़ते आ रहे थे ना अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस माइनस में, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो जो डुअल एस्पेक्ट्स है, जो वो डुअल एस्पेक्ट्स हैं वो किस में बदल गया है, डेबिट और क्रेडिट में। जो चीज़ अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस माइनस हो रही थी या जो भी हो रही थी, वो अब किस में आएंगे, डेबिट क्रेडिट में। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में लिखूंगा, वो क्या हो रही होगी, डेबिट भी हो रही होगी और क्रेडिट भी हो रही होगी। फिर से बताना भैया, एक ही ट्रांजैक्शन, वन ट्रांजैक्शन विल बी डेबिटेड, वो डेबिट भी होगी और क्रेडिट भी होगी सेम टाइम पे। देखो डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है DR और डॉट, ठीक है। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है CR डॉट, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है अकाउंटेंसी में कि डेबिट का क्या है, क्रेडिट का क्या है, ठीक है। ये लैंग्वेज के हिसाब से डिराइव करा हुआ है कि डेबिट का मतलब कि डेबिट का मतलब डेबिटर होता है तो इसीलिए DR, और क्रेडिट का मतलब क्रेडिटर होता है तो इसीलिए CR, ठीक है। और डेबिट को हम डेटर भी पढ़ते हैं और क्रेडिटर को हम क्रेडर भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्रेडर मतलब किसी लैंग्वेज में, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का मुझे नाम याद नहीं है, बट डेबिट को हम क्या पढ़ते हैं, डेटर, उसमें पढ़ते हैं हम डेटर, तो इसीलिए उसका DR आता है। और क्रेडिटर को पढ़ते हैं हम क्रेडर, तो इसीलिए उसका CR आता है। और दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि भाई डेबिट मीन्स डेटर तो उसका DR, और क्रेडिट मीन्स क्रेडिटर तो इसीलिए CR, ठीक है। इतनी लॉजिक में मत जाओ, डेबिट और क्रेडिट समझ लो कि डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं, क्रेडिट को हम CR लिखते हैं। अब है क्या, सारी बातें क्लियर कर ली हमने। ये फॉर्मेटिंग होती है प्रॉपरली, ठीक है। इसमें मतलब ऐसे पूरा बना लेना, इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है। बट अभी तो हमें फॉर्मेटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप तो नादान बच्चे हैं, आपको तो जर्नल एंट्री सीखनी है कि जर्नल एंट्री करते कैसे हैं। तो सिंपल देखो, अब मैं सिंपल चीज़ें से शुरू कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन से ही शुरू करते हैं, ठीक है। ₹5,000 रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। में लैंडलॉर्ड को आपने क्या करा, रेंट पे कर दिया 5,000 रुपये का। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले अपने माइंड में पता है क्या लाना, अकाउंटिंग इक्वेशन चलाना। AE मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन चलाना कि यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट किसी भी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताए हैं ना, वो एकदम सही है, गलत नहीं है। बस प्लस माइनस जो उनका है वो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट होगा। बट ऐसा नहीं है कि डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस, वो अलग अलग इफेक्ट देंगे। बट वहाँ से जो आपने डिराइव करना है वो कर लो। भाई अगर ये मैं अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहा होता तो मेरे को क्या बताया गया था कि मैं 5,000 रुपये से तो एक तो कैश कम कर देता, कैश को क्या कर देता, 5,000 रुपये से कम कर देता, ठीक है।
और दूसरा मेरे को बताया गया था कि कैपिटल से भी कम करना होता है, क्योंकि ये ऐसा खर्चा होता है जो हमारी लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता बट तब भी हो गया तो 5,000 रुपये हमें दोनों जगह से कम करना होता है। ये चीज़ एकदम सही है, ठीक है। बट अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को बस इतना ही लॉजिक याद रख के भूल जाना है। अब इसके आगे कोई कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं होंगे कि क्या इन्हीं को कुछ करना है, नहीं। अब आप ध्यान से देखो, रेंट अगर आप पेड कर रहे हो तो आप कौन से अकाउंट में जा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, आप एक्सपेंस कर रहे हो, आप चले गए नॉमिनल अकाउंट में, है ना। दूसरा, आप किसके थ्रू पे कर रहे हो, कैश के थ्रू पे कर रहे हो। ₹5,000 आपने किस में पे करे, कैश में, तो आप किस में चले गए, रियल अकाउंट में। भैया क्या आप ये कहना चाहते हो कि एक ही ट्रांजैक्शन में हो सकता है एक रियल हो एक नॉमिनल हो, एक पर्सनल हो एक रियल हो, एक पर्सनल हो एक दूसरा नॉमिनल हो? यस, इट कैन बी पॉसिबल, नो प्रॉब्लम विद दैट। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और हो सकता है कि दोनों सेम ट्रांजैक्शन हो, दोनों नॉमिनल अकाउंट की भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि एक खर्चे से हम दूसरा खर्चा कवर कर रहे हो। तो रियल अकाउंट में क्या हुआ, कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, और दूसरे में क्या हुआ, रेंट, आपका खर्चा हो रहा है। तो अब आप जो एंट्री करोगे वो आप गोल्डन रूल के अकाउंट बेसिस पे करोगे। तो गोल्डन रूल मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखो यहाँ पे फोकस करना है आपको। देखो गोल्डन रूल में यहाँ देखो कि रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो भाई यहाँ पर हमारा कैश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, क्या कैश ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, आप क्या करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे। तो आपने लिख दिया कैश अकाउंट ही लिखोगे ना, मैंने बताया था ना, उसके आगे अकाउंट लिख देते हैं हम। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, आपने ऐसा लिख दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपये, आपने ऐसा लिख दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपये। दूसरा कौन सा अकाउंट है, रेंट। आ जाओ जी दोबारा से, ठीक है। देखो रेंट जो हमने पे करा वो था नॉमिनल अकाउंट का पार्ट, और डेबिट करना होते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस को, हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो आपने क्या करा, रेंट अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 5,000 रुपये से। भाई रेंट को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, ऐसा ही करा ना आपने। क्यों, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट था, डेबिट ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आपने रियल अकाउंट का रूल लगा के क्या कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। भाई एंट्री में कोई गलती नहीं है, एंट्री टनाटन है एकदम, एंट्री एकदम बिल्कुल सही है। फॉर्मेटिंग सिखा देता हूँ आपको। आपने जो ये जो रेंट लिखा ना, आप इसको ऐसे लिखोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, DR, डेबिट को पूरा कभी मत लिखना जनरल एंट्री में, DR 5,000 रुपये। जैसे यहाँ पर डेबिट का कॉलम होता है ना वैसे, और यहाँ पर क्रेडिट का कॉलम होता है वैसे, फॉर्मेटिंग करा दी मैंने। और जो भी चीज़ आपको क्रेडिट करनी है बेटा, वो आप थोड़ा सा जो ऊपर लिखा है उससे आगे से शो करते हो और 2 लिख के करते हो। मीन्स क्रेडिट के आगे आएगा 2, जो भी अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है उसके आगे क्या आएगा, 2। तो 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट, कितना, 5,000 रुपये। भैया क्या यही सही फॉर्मेटिंग है? यस, यही तो सही फॉर्मेटिंग है। यहाँ देखो ना, यहाँ क्या लिखना था आपको, डेट जो भी होगी, पर्टिकुलर्स में आपको क्या लिखना है, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, LF में कुछ भी नहीं लिखना। रेंट अकाउंट कितना हो गया, 5,000 रुपये, और क्रेडिट कितना हो गया, कैश अकाउंट 5,000 रुपये। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, एक आप रोड मैप बना के बताओ तो कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। रोड मैप में मतलब मैं क्या, मतलब एक तरीके से आप कहना चाहते हो कि आप रिवीजन चाहते हो। यस, रोड मैप हमने क्या करा, 3 गोल्डन रूल पढ़ लिए हर अकाउंट के, 3 गोल्डन रूल पढ़ लिए हमने हर अकाउंट के, यानी कि नॉमिनल के, रियल के और पर्सनल के, हर किसी का हमने पार्ट पढ़ लिया। वो हमने हमारे पास पीछे लिखे हुए हैं, 3 गोल्डन रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 3 गोल्डन रूल्स के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज करी 1, और उस जर्नल एंट्री में हमने सीखा जो एक ट्रांजैक्शन है उसके 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा। और
उस ट्रांजैक्शन को आपको पहले क्या करना है, अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन लिखी गई है तो उसे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे ये देखना है कि कौन से दो अकाउंट वहां पर लिंक हो रहे हैं। आपको उस ट्रांजैक्शन पे क्या दिमाग लगाना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे कौन से दो अकाउंट वहां पर लिंक हो रहे हैं, ठीक है। उस अकाउंट को आपको वहां पर डिस्क्लोज करना है और एंट्रीज पास करनी है। उस अकाउंट को आपको क्या करना है, जो भी अकाउंट अकाउंटिंग इक्वेशन से आप डिराइव करते हो, मान लो कोई दो अकाउंट आपने डिराइव कर लिए, फिर आप बांटोगे कि ये रियल का है या ये पर्सनल का है या ये नॉमिनल का है। आप इसको बांटोगे ना, फिर उसके हिसाब से आप उसमें रूल लगाओगे और आप अपना क्वेश्चन कोई भी कर जाओगे, ठीक है। रियल, पर्सनल, नॉमिनल कुछ भी हो आप उसको कर जाओगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, गुड्स परचेज ₹20,000, 20,000 रुपए के आपने गुड्स खरीदे। गुड्स आपने खरीदे, गुड्स को आपको स्टॉक लिखाएगा, कुछ भी लिखा सकता है, गुड्स स्टॉक। अकाउंटिंग इक्वेशन पे पहले ध्यान देते हैं भाई। अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती ना तो मैंने क्या किया होता, मैंने 20,000 रुपए से एक तो ना कैश को कम कर दिया होता, और इसी 20,000 रुपए से मैंने स्टॉक को बढ़ा दिया होता। भाई टनाटन है, एकदम दिमाग लगाया है आपने कि भाई कैश को कम कर दिया होता और स्टॉक को बढ़ा दिया होता। मजे की बात क्या है कि ये दोनों अकाउंट कौन से अकाउंट से हैं, मतलब कैश अकाउंट और स्टॉक अकाउंट कौन से अकाउंट पे बेस होते हैं, रियल अकाउंट पे। भाई दोनों चीज हमारी एसेट्स है और दोनों किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का जो हमारा रूल है वो क्या है, मैं पीछे टर्न नहीं कर रहा हूँ। रियल अकाउंट का जो रूल है ध्यान से सोच, क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कंपनी के अंदर कोई एसेट्स आ रही है तो डेबिट, कंपनी से बाहर कोई एसेट जा रही है तो क्रेडिट। सिंपल भाई, एसेट्स के लिए सिंपल है, कंपनी के अंदर कोई एसेट्स आ रही है तो डेबिट कर दूंगा, कंपनी से बाहर कोई एसेट जा रही है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो भाई कंपनी से बाहर जा रही है एसेट्स तो क्या कर दो, क्रेडिट। तो क्रेडिट को लिखो नीचे, कैश अकाउंट कितना, 20,000 रुपए। और कंपनी के अंदर क्या आ रहा है बेटा, कंपनी के अंदर क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। और भाई जो चीज क्रेडिट होती है उसके आगे क्या लगा देते हैं हम, 2। भाई भेज रहे हैं ना उसको तो आराम से 2 लगा के इज्जत के संग। स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, 2 कैश अकाउंट 20,000। बट एक प्रॉब्लम यहाँ है कि जो जर्नल एंट्रीज करते हैं ना वो हम स्टॉक के बेसिस पे नहीं करते कि स्टॉक लिख दिया आपने। जब भी आपको स्टॉक, गुड्स, रॉ मटेरियल कहा जाएगा जर्नल एंट्री पास करने के लिए, आप पता है यहाँ पर क्या ये वर्ड यूज करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो इस एंट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी कर सकते हैं। बट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपकी जर्नल बुक है वो 8 बुक्स पे डिवाइड हो चुकी है। कौन कौन सी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो उस बेसिस पे आप यहाँ पर परचेज अकाउंट ही डेबिट करना जब जब आपको स्टॉक लिखा होगा। आगे और डिटेल में हम इसकी चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए आपको क्या थ्योरी बनानी है कि अगर कहीं स्टॉक या गुड्स या कुछ भी लिखा आता है मटेरियल, तो उसे मैं अगर मैं खरीदता हूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तीसरी बात करते हैं हम कि हमने क्या करा, सेल ऑफ गुड्स ₹30,000। हमने 30,000 के गुड्स को क्या करा भाई, बाय बाय, अलविदा कर दिया हमने। तो अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में होते तो भाई अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मैंने कैश को बढ़ा दिया होता 30,000 रुपये से, कैश को बढ़ा दिया होता। भाई पैसा आ गया, जो कंपनी के अंदर आ रहा है वो बढ़ा दिया मैंने। दूसरा, मैंने क्या करा होता, स्टॉक को कम कर दिया होता 30,000 रुपये से, क्योंकि स्टॉक तो बाहर चला गया। अब ध्यान से सुनना, सेल की जो एंट्री होती है ना बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन बस आपको इतनी ही याद रखनी है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में पता है क्या हो जाएगा
ये जो स्टॉक है ना, अगर आप खरीद रहे हो तो परचेज में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप बेच रहे हो तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब परचेज तो भाई आपकी एसेट्स ही रहेगी, भाई स्टॉक आपका एसेट्स है तो वो एसेट्स ही रहेगा। बट सेल के केस में क्या मतलब, देखो आप होगा क्या, सेल का मतलब क्या है, रिवेन्यू। आप रिवेन्यू अर्न कर रहे हो, ठीक है भाई, आप रिवेन्यू अर्न कर रहे हो, और रिवेन्यू से आप क्या इनकम क्या करोगे, इनकम जनरेट करोगे। और ये किस अकाउंट का पार्ट बन जाएगा इस बेसिस पे, नॉमिनल का। ये किसका पार्ट बन जाएगा, नॉमिनल का पार्ट बन जाएगा ये पूरा पूरा, कि भाई नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या पार्ट होता है। तो देखो आप इसके पीछे मैं इसकी जनरल एंट्री करा देता हूं। देखो आपने क्या करा, सेल करा कितने का, 30,000 रुपये का फॉर कैश। तो देखो कैश एक इन्वॉल्व हो रहा है जो कि बढ़ रहा है, और दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, आपने पहले कहा कि स्टॉक इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। बट मैंने क्या कहा, अगर आप खरीद रहे हो तो स्टॉक को रिप्लेस कर देना परचेज से, ठीक है। और परचेज किसका पार्ट रहेगा, रियल अकाउंट का। बट जब आप सेल करते हो स्टॉक को तो इसको कन्वर्ट कर देना सेल अकाउंट में। स्टॉक को अगर सेल करते हो तो सेल अकाउंट में कन्वर्ट कर देना, और ये समझ लेना कि भाई ये रिवेन्यू है हमारा, और रिवेन्यू बोलो, रिवेन्यू कहाँ जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा और एक लगेगा रियल अकाउंट का। क्यों, क्योंकि कैश क्या है आपका रियल, और स्टॉक अगर बेच रहे हो तो आप सेल यूज करते हो, और सेल किसका पार्ट है, सेल का मतलब है रिवेन्यू, और रिवेन्यू कहाँ जाती है, नॉमिनल अकाउंट में। तो ठीक है भाई, तो आप एक बात बताओ, कैश रियल अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, और कंपनी के अंदर एसेट्स आ रही है 30,000 रुपए की, कंपनी के अंदर क्या हो रही है, एसेट्स आ रही है। तो भाई जाहिर सी बात है आ रही है, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट ₹30,000। तो भाई जाहिर सी बात है दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिट। जब एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगी। तो टू सेल्स अकाउंट 30,000। भाई अगर मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया है ना कि दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी अपने आप, तो इसको रट मत लेना कि भाई दूसरी चीज़ तो क्रेडिट ही होगी, हम कर देते हैं क्रेडिट। लॉजिक भी समझ लो भाई, सेल क्या है, आपकी इनकम का पार्ट है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में मजे की बात है, अभी अभी आप सारे जीनियस पढ़ के आ रहे हैं नॉमिनल अकाउंट में कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसे क्या कर देना, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट कर देना। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो रूल भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आपको वर्बली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। मान लो आपने क्या करा, मशीनरी परचेज करी 30,000 रुपये की। तो भाई मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी तो अंदर आ गई, और मशीन देखो मैं यहाँ से सिंपल जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। मशीनरी परचेज करी है मैंने 20,000 रुपये की। जाहिर सी बात है अकाउंटिंग इक्वेशन में एक तो कैश इन्वॉल्व हो रहा होगा, कैश कम हो गया होगा, ठीक है, और मशीनरी बढ़ गई होगी। दोनों रियल अकाउंट है, तो जो बढ़ रहा है जो कंपनी के अंदर आ रहा है उसे डेबिट, जो कंपनी के बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट। सिंपल है। रियल अकाउंट की किसी भी एंट्री में आप नहीं फंसोगे। सिर्फ क्या फंडा लगाना है आपको, भाई हमारी एसेट्स है, ये दोनों चीज अगर हमारी एसेट्स है तो सिंपल है, कंपनी की जो अंदर आ रहा है डेबिट, हमारा माल है डेबिट, कंपनी की जो चीज बाहर जा रही है क्रेडिट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि खर्चा या इनकम। अगर खर्चा है तो डेबिट, अगर लॉस है डेबिट, अगर हमारा प्रॉफिट है तो क्रेडिट, अगर हमारी इनकम है तो क्रेडिट। कमीशन पेड हमारा खर्चा है, कमीशन अगर हम पे कर रहे हैं तो वो हमारा खर्चा है। अगर हम कमीशन को पे कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस है, बट अगर वही कमीशन को हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारी इनकम है। और अगर एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और अगर हमारी इनकम है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल लॉजिक है, लॉजिक बहुत सिंपल है, बस एक बार पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। तीसरा आ जाओ पर्सनल अकाउंट में। अगर किसी बंदे से कोई चीज ले रहे हो, आप किसी बंदे से आप कोई चीज ले रहे हो तो इसका मतलब वो आपको कोई चीज दे रहा है। मान लो श्याम से हमने 10,000 रुपए ले रहे हैं, तो श्याम हमें क्या कर रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है। तो श्याम क्या है, श्याम क्या है, गिवर। तो हमने क्या पढ़ा है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर श्याम हमें 10,000 रुपए दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, श्याम हमें 10,000 रुपए दे रहा है। अगर श्याम गिवर होता है, हमें दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। अगर श्याम हमसे ले रहा है तो वो क्या बन रहा है, रिसीवर बन रहा है, तो उसको डेबिट कर दो ना यार। सिंपल ही तो है,
ये तीनों अकाउंट्स के रूल मैंने आपको करा दिए। डिटेल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी DK गोयल और TS ग्रेवाल में होगी ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा रिवाइज करेंगे अच्छे से डिटेल के संग। सारे जितनी भी मैंने इसमें स्लाइड्स बनाई है सब आपको PDF में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपको इन्हीं स्लाइड्स को, इन्हीं ट्रांजैक्शन को पढ़ के आना है और रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, अगेन क्वेश्चंस की मेरे पास कोई वीडियो की संभावना नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं, बिकॉज बच्चों देखो है क्या, मैं एक ग्लोबल लेवल पे पढ़ा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 2 बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ या 3 बच्चों के लिए या 10 बच्चे या 100 बच्चों के लिए। इट्स फॉर ऑल, ठीक है, इट्स ओपन फॉर ऑल। तो द बेटर कंक्लूजन इज मैं क्वेश्चन कराऊँ, मान लो किसी मतलब भाई आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 3, बट किसी दूसरे बंदे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 4, फिर तीसरे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 और चौथे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 7। तो ऐसे कराते कराते तो वीडियोज ही बनती चली जाएगी, कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। तो बेसिक फंडा अकाउंट्स और मैथ्स का मेरा ये रहेगा कि भाई मैं क्वेश्चन क्लियर करा देता हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे अपने, कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं रहता। अगर कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा, सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से एनालाइज करूंगा आपकी दोनों बुक DK गोयल और TS ग्रेवाल दोनों, जो उसमें मेरे को इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री लगेगी कि भाई यहाँ पर मेरे बच्चे अटक जाएंगे, वो मैं आपको पूरी की पूरी करवा के दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।